नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का ट्यूसडे एडिशन। रात के 9 बज चुके हैं और टक्कर में आपका अभिनंदन है। आज टक्कर में बात होगी 2024 के चुनाव से पहले अपना कुनबा बढ़ाने के लिए बेंगलोर में विपक्ष की बैठक हुई तो दिल्ली में एनडीए ने अपनी ताल को ठोका, यानी ताकत दिखाई। विपक्ष की बैठक में तय हुआ कि उनके गुट का नाम अब इंडिया होगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर आरोपों की आज झड़ी लगा दी और कहा कि कुछ दलों का माल अलग है और लेबल अलग है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि बेंगलोर में कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है और वहां परिवारवाद के कट्टर समर्थक जुटे हैं। तो दूसरी ओर टीम विपक्ष का कहना है कि हम सब लोकतंत्र को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी की हार तय है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष इंडिया कार्ड के सहारे है, मोदी का मुकाबला कर पाएगा? आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। 2024 की तैयारी, एनडीए वर्सेस इंडिया की बारी। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर का ट्यूसडे एडिशन इसी विषय पर। – 2024 से पहले पक्ष और विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन का मंच सज चुका है। विपक्ष ने अपने खेमे का नाम यूपीए से बदलकर INDIA यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखा है। All 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL. India, NDA, can you challenge India? Bhajpa, can you challenge India? This is a fight between India and the BJP. It is a fight between India and Mr. Narendra Modi. इससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। हाल कुछ है, लेबल कुछ है और माल कुछ है। देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। हालांकि प्रधानमंत्री के हमले के बावजूद विपक्ष गठबंधन के नाम को लेकर काफी जोश में है। सवाल यह है कि क्या विपक्ष के नए नाम के कार्ड के सामने जनता यूपीए को भूल जाएगी? क्या मोदी के खिलाफ विपक्ष को जीत का मंत्र हाथ लग चुका है या फिर वोटर कहेंगे कि नाम में क्या रखा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 24 की दुकान, सज गया सामान। तो दुकान भी है और सामान भी है, लेकिन आइए नजर डाल देते हैं कि ये यूपीए के नाम में क्या रखा है, यानी यूपीए के इंडिया बनने की कहानी। पहली वजह, यूपीए वर्सेस एनडीए में विपक्ष की बड़ी सियासी नाकामी छिपी है। 2014 और 2019 में विपक्ष अपना एलओपी यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन तक नहीं बनवा पाया, ये एक पहली नाकामी। दूसरी बड़ी वजह, यूपीए सरकार के साथ बड़े बड़े घोटालों के दाग हैं, यानी करप्शन एंगल है। तीसरी बड़ी वजह, बीजेपी के राष्ट्रवादी दांव का मुकाबला करने के लिए नाम इंडिया दिया गया है। चौथी बड़ा कारण और वजह क्या है, यूपीए की अगुवाई कांग्रेस से जुड़ी थी। 2004 के मुकाबले कांग्रेस काफी कमजोर है आज की तारीख के अंदर, यानी कांग्रेस कुर्बानी देने को तैयार है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को, यानी आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस को सीटें देगी और पंजाब में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सीटें देगी। यह एक बड़ा बात है। बड़ा सवाल यह है, क्या नाम बदल कर विपक्ष की परफॉर्मेंस
बदल जाएगी? आज इसी मूल सवाल के साथ हम इस चर्चा को ओपन करेंगे, लेकिन लगातार बड़ी खबर का दिन है, बड़ी खबरों का दिन है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ आज बड़े चेहरे हैं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, मेरे साथ संजय निरुपम है, मेरे साथ नेता कांग्रेस के सत्य प्रकाश मिश्रा है मेरे साथ इस चर्चा के अंदर, और मेरे साथ धीरेन्द्र कुमार मुन्ना है, प्रवक्ता एलजेपी के। चिराग पासवान की आज एंट्री हो गई है टीम एनडीए के अंदर। तो मेरे साथ एक तरफ टीम इंडिया है, यानी टीम विपक्ष है, और दूसरी तरफ टीम एनडीए है। संजय निरुपम, मैं शुरुआत आपसे करता हूं और 40 सेकंड का वक्त आपको देता हूं अपनी बात को रखने के लिए। प्रधानमंत्री का कहना है कि लेबल बदलने से क्या फर्क पड़ता है, परिवार तंत्र, भ्रष्टाचार तंत्र बदल नहीं सकता। देखिए, प्रधानमंत्री जी बार बार परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब उनको ये बोलने का हक है, क्योंकि उनका जो 38 दलों का जो कुनबा उन्होंने बनाया, उसमें रामविलास पासवान का बेटा और भाई है, उसमें शरद पवार का भतीजा है, उसमें चौटाला का पोता है, उसमें सोनेलाल पटेल की बेटी है, उसमें मुख्तार अंसारी जो जेल में है उसका बेटा है। ऐसे तमाम भ्रष्टाचारी, अपराधी और परिवारवादी उनके कुनबे में शामिल हैं। इसलिए कम से कम विपक्ष के इस महागठबंधन के ऊपर इस प्रकार का कमेंट करना वो बंद कर दें, मैं उनसे निवेदन करूंगा। आज प्रधानमंत्री जी का जो वीडियो रिलीज हुआ और जिसके जरिए जिसको वायरल किया गया, वो बड़ा ही शर्मनाक लगा मुझे। प्रधानमंत्री को अपने प्रवक्ता के लेवल पे नीचे उतर करके इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। लोकतंत्र का सम्मान तब बढ़ता है जब विपक्ष का सम्मान बढ़ता है, लेकिन विपक्ष के नेताओं के ऊपर जिस प्रकार से उन्हें हल्ला बोला और कहा भ्रष्टाचारी लोगों का सम्मेलन है, यह सरासर आपत्तिजनक है। प्रधानमंत्री को इस प्रकार की भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, उनको शोभा नहीं देता। आज बेंगलोर में जिस तरीके से एक आकर्षक नाम के साथ, जिस तरह से एक आकर्षक नाम इंडिया के साथ एक नया गठबंधन तैयार हुआ है, उस गठबंधन की इतनी ताकत है, 60 से लेकर 65% वोट पूरे हिंदुस्तान के उनके पास है, जिसमें निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मुंह खानी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी को पूर्व प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा, ऐसा हमारा संकल्प है और ये संकल्प पूरा होगा। धन्यवाद। जी शहजाद पूनावाला, मैं आपके पास आता हूं। आज इंडिया नाम आ गया है, और क्या आपको लगता है, और मैं एक ट्रैक रिकॉर्ड लेकर आया हूं, एक रिकॉर्ड लेकर आया हूं, 26 दल है यूपीए के साथ जो अब इंडिया है, और 38 दल हैं आपके साथ, और आपकी रिपोर्ट कार्ड यह है कि 24 दलों के पास कोई लोकसभा सांसद नहीं है, 7 दलों के पास 1 लोकसभा सांसद है, 2 दल के पास 2 लोकसभा सांसद है। क्या जल्दबाजी में बुलाई गई ये बैठक है, जैसा कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि हिल गई है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, पहले नाम पर आते हैं। नाम बदलने से या लेबल बदलने से प्रोडक्ट थोड़ी चेंज होता है। मान लीजिए कि मैं गोबर को गुलाब बोलने लगूं, तो क्या गोबर गुलाब की तरह अच्छी फ्रेग्रेंस देने लगेगा? तो जो गोबर है वो गोबर ही रहेगा। और आज तो मुझे संजय जी के लिए बड़ा दुख हो रहा है। अंतिम संस्कार कर दिया गया है यूपीए का, और यूपीए चेयरपर्सन को भी निकाल दिया गया है। इंडिया का अब चेयरपर्सन आने वाले दिनों में कौन होगा नहीं होगा वो अलग बात है, पर यूपीए की जो भ्रष्टाचार और हाई इन्फ्लेशन और लैक ऑफ डेवलपमेंट की जो विरासत है, उसको एक प्रकार से देखते हुए इस कलंक को मिटा दिया है। तो संजय निरुपम भाई के ऊपर जो गुजर रही है, बीत रही है, मैं समझ सकता हूं। और उन्होंने करप्शन की बात की। चलिए संजय भाई, बाकी सब छोड़ देते हैं, आप केवल इतना बता दो कि मनीष सिसोदिया आज से करप्ट है? क्योंकि बड़े बड़े पोस्टर आपके साथी जो एक समय पर वो सांसद भी रहा करते थे, अजय माकन जी ने लगाए थे, अब वो बता दीजिए कि कॉम्प्रोमाइज हो गया है या आज मनीष सिसोदिया जो है कट्टर ईमानदार है, वो बता दीजिएगा हमें। लेकिन मेरे सवाल का जवाब अगर आप मैं उसमें भी आ रहा हूं, क्या आपको लगता है, क्योंकि ऐसा हो गया है कि अब एनसीपी भी 2 हो गई हैं, शिवसेना भी 2 हो गई हैं, एलजेपी भी 2 हो गई हैं, आपने तो पार्टियों को ही तोड़वा डाला है। ऐसा है, मैं तो कहूंगा कि असली एनसीपी हमारे साथ है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वर्किंग प्रेसिडेंट, फाउंडिंग मेंबर, चीफ विप के साथ। असली शिवसेना सिंबल, संख्या और संदेश के साथ असली एलजेपी भी दोनों हमारे साथ है। तो दोनों असली हमारे साथ है, परंतु उनके पास बगावती गुट है। देखिए अमित जी, आपकी मुस्कुराहट में एक बड़ा राज से छुपा हुआ है। इंडिया का असली मतलब पता है क्या है? इनको नहीं देगा इंडिया अवसर, ये है इंडिया। तो अच्छा, और देखिए ये तो आपके अनुसार देखिए संजय भाई, मैं संजय भाई का बहुत सम्मान करता हूं, मुझसे बड़े रहे, मैंने इनको बहुत लंबे समय से देखा है, एक समय पर ये शिवसेना में भी थे। आज इनका नाम होना चाहिए था रोम,
रिक्वायरमेंट ऑफ मनी फॉर एवरीथिंग। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट फॉर मनी फॉर एवरीथिंग, और इनका नारा भी मैं बता दूं जी, भ्रष्टाचार इनका आपने शिष्टाचार, भ्रष्टाचार इनका शिष्टाचार। जब कार्रवाई हो तो कहते अत्याचार अत्याचार, निकालते विक्टिम उठा। सिसोदिया करप्ट है या नहीं है बता दीजिए। ठीक है संजय निरुपम, आपने बोला प्रधानमंत्री ने आज एक प्रवक्ता की तरह बात करी, लेकिन प्रधानमंत्री एक पॉलिटिकल आदमी भी है, तो अपनी बात तो वो रखेंगे ही। अगर आपको अधिकार है अपनी बात रखने का, तो उनको भी अधिकार है अपनी बात रखने का। ये चुनावी समर है और नरेंद्र मोदी इस देश का बड़ा पॉलिटिकल चेहरा है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। प्रधानमंत्री एक पॉलिटिकल आदमी है, लेकिन जब प्रधानमंत्री की हम आलोचना करते हैं और कई बार बहुत तीखी आलोचना करते हैं, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको याद दिलाते हैं कि याद रखिए नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, उनका सम्मान करना चाहिए। तो हम प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, लेकिन बिल्कुल उसी तरीके से प्रधानमंत्री को भी राजनीति से ऊपर उठ करके अपने विपक्षी लोगों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन हुआ उल्टा है। उन्होंने बार बार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए विपक्ष के नेताओं को हरास करने, परेशान करने की कोशिश की है। और पिछले 9 वर्षों से सोनिया जी, राहुल जी के खिलाफ एक फर्जी मनगढ़ंत केस में फंसाने की कोशिश की गई है। अब बार बार क्या बोलते हैं कि बेल पर है, तो आप विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि आपके पास जो केसेस हैं वो एकदम मनगढ़ंत है। रह गई बात, मनीष सिसोदिया बार बार याद दिलाते हैं, बिल्कुल इस सवाल का जवाब दिया जाएगा। पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी मेघालय के चुनाव प्रचार में बार बार कहते थे कि वहां के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा महाभ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, और जैसे ही वो सरकार में आएंगे कोनराड संगमा को जेल में डालेंगे। और आज कोनराड संगमा दोबारा चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, और उनके साथ कौन खड़ा है? तो वही बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। आज एनडीए का भी पार्टनर है। संगमा जी का बेटा पहले करप्ट था, और आज जब आप उनके साथ हैं तो वो दूध में धुला हुआ संजय जी जवाब महात्मा हो गया। आखिरी बात जो महत्वपूर्ण बात, आखिरी बात जो रुका, जवाब बाद में देना भैया, थोड़ा सुन लो जरा सा। आखिरी बात जो महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो बार बार कहती थी कि अकेले मोदी जी काफी हैं सबसे लड़ने के लिए, आज उनके तंबू में घबराहट हो गई है। आज उनके पूरे पैरों के तले की जमीन खिसक गई है। इसलिए आनन फानन में 38 दल, जिन दलों का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है, उनको जमा करके एक आंकड़ा दिखा रहे हैं कि हमारे पास 38 दल है। उन दलों की क्या हैसियत है जमीन पे, इनको भी पता है, पूरे देश को भी पता है। जी संजय जी, लेकिन बीजेपी की हैसियत इतनी बड़ी है कि बीजेपी की हैसियत पॉलिटिकल काफी बड़ी है। 303 लोकसभा सीटें उनके पास है, 111 राज्यसभा मेंबर उनके पास है। एक सदस्य इस डिबेट के पैनल में बैठे हैं अपने इंतजार के लिए। देखिए ऐसा है, आज तो एक शायरी याद आ रही है, एक चेहरे पर कितने चेहरे लगा लेते हैं। कितना बेचैनी रहती है अपनी बात रखने का। जरा अपोजिशन की बात देखिए, अब ये थोड़ा अन्याय हो रहा है भाजपा के साथ अपनी बात कहने के लिए। अमीश जी, समय मेरा है। विपक्ष के लोग बोलते हैं ना, तो एक मिनट, जब विपक्ष के लोग बोलते हैं ना, तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि विपक्ष की बातों को शांति से सुना जाए, लेकिन आपको सुनना ही नहीं है। हम जब बोलते हैं तो बीच बीच में आपको सुना शहजाद जी ने, ये आदत बंद करिए, विपक्ष को सुनने की आदत डालिए। आप घबराते हैं? ओके बोलिए आप अपनी बात। 1.5 मिनट बोला। जी आप। हम काय को घबराए तो आप हैं, आप लोग घबराए हुए। अच्छा संजय जी ये भी अपनी बात को रख ले 1 मिनट। ओके बोलिए। एक चेहरे पे कितने चेहरे लगाते हैं लोग, बिल्कुल रखिए। भीतर है कड़वाहट, ऊपर से शहद का लेप लगाते हैं लोग। मैं तो कह रहा हूं कि मैंने तो कभी बेइज्जत नहीं किया सोनिया जी को। जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा। मैंने नहीं कहा, ये केजरीवाल ने कहा। अब सुनिए, जी के मुख्यमंत्री बनने लालू जी के बारे में सुनिए। जब मैं स्टेज पे चढ़ा, लालू जी तो सामने लालू जी खड़े थे। लालू जी, आप लोगों ने देखी होगी वो लालू जी को कट्टर भ्रष्ट नहीं। अब मेरी बीच में बात नहीं रोकी जाए। अमीश जी मेरा समय है। अमीश जी मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं, एक फेयर एंकर के तौर पर मैं फेयर मेरी बात को बीच में रोका जा रहा है। अमीश जी ये न्याय संगत नहीं है, ये न्याय संगत नहीं है। अमीश संजय जी आपने जिस एनसीपी, अमीश ये न्याय संगत नहीं है, ये न्याय संगत नहीं है। आपका चैनल जो कर रहा है वो न्याय संगत नहीं है। आप दबाव में आ रहे हैं। आप मन की बात कर मेरा समय है, इस तरह मैंने किसी के बीच में शहजाद देखिए ये डिबेट है, और वो मैं कोई आपने बोला मैं कोई अदालत नहीं, और आपने बोला आपका चैनल न्याय नहीं कर रहा। देखिए आपको भी अधिकार अपनी बात रखने का, संजय जी को भी अधिकार है, दोनों आप मेरे लिए सम्मान। एक सेकंड, आपने बोला कि आपका चैनल ठीक नहीं करा, मेरा चैनल ठीक कर रहा है। आप दोनों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं अपनी बात रखने का। आप अपनी बात को रखिए। आपने बाइट सुनाई, उस पर वो रिएक्ट कर रहे थे, आप अपनी बात को रखिए। और 40 सेकंड लगातार संजय जी ने बात रखी, हमने सम्मान पूर्वक सुना। लोकतंत्र का तकाजा यही है कि हम एक दूसरे की बात करें, ना कि बीच में रखते हैं।
जब भी मैं बोलना शुरू एक ठीक है संजय जी ये 40 सेकंड अपनी बात को रख ले, फिर मैं आपको 40 सेकंड दूंगा। ये 40 सेकंड अपनी बात को रख ले, मेरा निवेदन स्वीकार करें आप। ओके देखिए ऐसा है, अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल ने सोनिया गांधी को जेल में डालने की बात की, अरविंद केजरीवाल ने लालू जी को करप्ट बोला, आपके यहां पे कन्विक्टेड करप्ट आरजेडी, कन्विक्शन से करप्ट कांग्रेस, चरित्र से करप्ट डीएमके, कंडीशनली करप्ट आम आदमी पार्टी, और हम आपको कहे कि आप करप्शन पर क्या स्टैंड लेते तो मनीष सिसोदिया पर स्टैंड नहीं ले पाए। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा एक अकेला सब पर भारी बोला था। हां, भ्रष्टाचार के विषय में प्रधानमंत्री ने यह वक्तव्य दिया था कि आप सारे चोर एक साथ भी हो जाएंगे तब भी हम लड़ाई करेंगे इसकी, परंतु हां एनडीए 2014 में भी था, परिवारवादी भी कहा। हां मैं सुन लेना, इस पे पहले जवाब कंप्लीट कर लूं। 2014 और 19 में हमारी सिंगल पार्टी मेजोरिटी आई थी अमीश, फिर भी हमने इन लोगों को अपने साथ में रखा था सरकार में। अमीश जी क्या ये फैक्ट है या नहीं है? दूसरी बात, अब मैं दूसरी बात, संजय अभी आप सवाल पूरा कर लीजिए। मैंने तो सवाल परिवारवादी वाले पे आपसे परिवारवादी पे बोल दूं। अब मुझे बताइए, परिवार का होना और परिवारवादी होना, इनका अंतर समझिए। आपके बाद अगर आप ही का बेटा अगर एंकर हो तो ये परिवारवादी होता है। आरजेडी का अध्यक्ष कौन है? डीएमके का अध्यक्ष कौन है? समाजवादी का अध्यक्ष कौन है? ये होता है परिवारवादी। परिवार का सदस्य, मेरी बात सुनिए, उनका भाई है। हाँ बहुत अच्छी बात, उसका भी जवाब देता हूं। रामविलास पासवान जी आज वो है क्या? उनके बेटे ने अब अपनी मेहनत से अपनी पार्टी बनाई है, तो क्या तरीका है इसमें जी बताइए। नहीं मतलब ये ओके संजय निरुपम का जवाब जरूरी है। संजय निरुपम, देन आई विल गो टू दोनों अलायंस पार्टनर्स के साथ। ओके संजय निरुपम, क्या आपको लगता है संजय निरुपम लेबर बदलने से, यानी यूपीए का नाम बदलने से आपको लगता है काम बदल जाएंगे? काम तो वही रहेंगे, यूपीए तो है, यूपीए का लेबल ही तो बदला है, ये तो बात फैक्ट है। नहीं ऐसी किसी गलतफहमी में हम लोग नहीं है कि नाम बदल देने से सब कुछ बदल जाता है। यह एक नया गठबंधन है जिसमें अलग अलग पार्टियां, नए नए विचारों की पार्टियां आई हैं। निश्चित तौर पर वैचारिक मतभेद हैं लेकिन मनभेद नहीं है, और सभी की चिंता यह है कि देश में लोकतंत्र को बचाना है, देश में संविधान के दिए हुए प्रावधानों की रक्षा करनी है। देश में जो एक नफरत का माहौल अल्पसंख्यक समाज और छोटी छोटी जातियों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है, दलित समाज के खिलाफ है, उस नफरत के माहौल को खत्म करना है। और महंगाई, बेरोजगारी जो चरम पर है इस समय, उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। इसके लिए सभी पार्टियां एक साथ आई हैं और तमाम पार्टियां मिलकर के मोदी सरकार की कुनीतियों के खिलाफ और कुशासन के खिलाफ एक जबरदस्त लड़ाई आने वाले दिनों में लड़ेंगी और 2024 तक नरेंद्र मोदी की सत्ता को उखाड़ कर फेंकेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। नाम इतना सुंदर, इतना अच्छा है। इंडिया की लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है ना, एक विविधता में एकता वाला इंडिया पे बात कर लेते हैं। डाइवर्सिटी में जो एक यूनिटी का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को बचाने के लिए, उस कॉन्सेप्ट, लेकिन इंडिया को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार इस नाम से सहमत नहीं थे, लेकिन फिर राहुल गांधी ने बोला कि यही नाम होना चाहिए नीतीश जी, इसके अलावा कोई नाम स्वीकार नहीं होगा। लेकिन नीतीश को जब राहुल ने समझाया तो नीतीश समझे, लेकिन बैठक में एक बड़ा एतराज जताया था नीतीश कुमार ने, एनडीए से मिलता है इंडिया नाम, इसलिए यह नाम सही नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने बोला कि यही नाम सही रहेगा नीतीश जी। राहुल गांधी के समझाने पर नीतीश कुमार समझ गए, यह सूत्रों के हवाले से खबर है। यानी आम आदमी पार्टी के दबाव में कांग्रेस आई, कांग्रेस के दबाव में जेडीयू आई, यानी एक तरह से कुल मिलाकर यूनाइटेड ऑपोजिशन दिखाने की कोशिश है। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली में कांग्रेस अपनी सीटें छोड़ेगी और पंजाब में आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलेंगी, यानी कांग्रेस पंजाब में ज्यादा सीटें छोड़ देंगी। और बंगाल में भी यही होगा। क्या आपको ट्रैप करने की कोशिश हो रही है शहजादपुरा वाला? आपको जब चारों तरफ से घेर लिया जाएगा, तो अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में फंस गया था तो बाहर नहीं निकल पाया था। फिर ऐसा है कि अभिमन्यु को जब चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश की तो तभी श्री अर्जुन कृष्ण जी के संदेश को लेकर जिस प्रकार से कौरवों के कुनबे को ध्वस्त करते हैं, ये महाभारत में दर्ज है। पर अमीश जी, दो छोटी बातें, इंडिया नाम में नहीं काम में भी होना चाहिए। 370 पर क्या स्टैंड है जरा बता दो। इंडिया मींस भारत इज विथ 370 हटने से। अब बताइए, उमर अब्दुल्ला का एक स्टैंड, आम आदमी पार्टी का दूसरा स्टैंड, कांग्रेस तो कहती है कि इसको फिर से लागू कर दो। तो क्या स्टैंड है मान्यवर? इंडिया के लिए हो रहा है ना ये सब कुछ, तो इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा 370। संजय निरुपम जी अपना स्टैंड बता दो 370 पर। ठीक है संजय जी, जवाब। ऐसा है, इंडिया सिर्फ 370 नहीं, 370 भी है, लेकिन सिर्फ 370 नहीं। इंडिया क्या है? आदिवासियों का मान सम्मान है।
इंडिया दलित समाज का मान सम्मान है। इंडिया इस देश में रहने अल्पसंख्यक समाज को मुख्य धारा में जिंदा रहने का एक मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों के ऊपर इंडिया युवाओं का एक संकल्प है, युवाओं की आकांक्षा है, भावना है। इंडिया महिलाओं के सम्मान की रक्षा है। इंडिया किसानों के आमदनी बढ़ाने का एक सम्मान है, एक विषय है। तो इन तमाम विषयों को लेकर के हिंदुस्तान बनता है, जिसमें सभी को जीने का अधिकार है, प्रेस की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है। आज मोदी राज में 9 साल में अभिव्यक्ति की आजादी कुचल दी गई है, प्रेस की आजादी है नहीं। पूरा प्रेस कहीं ना कहीं मोदी जी के दबाव में काम करता है। लोगों को सरकार के खिलाफ बोलना मतलब देशद्रोह का मुकदमा हो जाता है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पूरे 9 साल से छुपाते छुपाते आज वो भारत दाल लेके आए हैं। अब सरकार कहती है हम दाल बेचेंगे। परसों बोल रही थी सरकार, नहीं अभी बीच में मत बोलो, आप बीच में मत बोलो वरना बोलने नहीं दूंगा। ये मैंने सवाल पूछा। अब सरकार क्या कहती है, मैं दाल बेचूंगा। अब एक मिनट अमीश भाई, अब सरकार जो अब तक महंगाई के मुद्दे पे नकार रही थी, बोले नहीं महंगाई कुछ नहीं है, ये विपक्ष का दुष्प्रचार है। अब सरकार कहती है हम दाल बेचेंगे 50 रुपए और 35 रुपए किलो में। अब सरकार बोलती थी कि नहीं टमाटर का भाव कुछ नहीं बढ़ा, ये गलत प्रचार है, दुष्प्रचार है विपक्ष का। जो सरकार टमाटर खरीद के देखो भाई, बीच में बोलोगे तो मैं नहीं बोलने दूंगा, फिर आपको ठीक है, बीच में बोलोगे मैं नहीं बोलने दूंगा। ये भाषण है, बीच में बोलोगे मैं बोलने नहीं दूंगा, मैं कहीं भी जा सकता हूं। डिबेट है, बड़ी खबर है। हिमंता बिस्वा शर्मा, बदतमीजी बंद करो। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोला कि बीजेपी स्टैंड्स फॉर भारत। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोला बीजेपी स्टैंड्स फॉर भारत, और ये इंडिया जो था वो ब्रिटिशर्स ने नाम दिया था। हिमंता बिस्वा शर्मा का ये बड़ा बयान आया है, इंडिया ब्रिटिशर्स ने नाम दिया था, अंग्रेजों ने नाम दिया था, यानी इंडिया अंग्रेजों का है, बीजेपी का भारत है। ये मामला तो बहुत ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है शहजादपुरा वाला। पहले तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस आई में इंडिया नहीं था, इंदिरा था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया इन्होंने पहले भी इस्तेमाल किया है। परंतु मैं आज सवाल, इन्होंने आदिवासी और अल्पसंख्यक की बात की। संजय राउत ने कहा है मुस्लिम्स के वोटिंग अधिकार ले लेने चाहिए वापस। संजय निरुपम बोल रहे ये इंक्लूसिव है, ये आइडिया ऑफ इंडिया इनका। आदिवासी समाज की बेटी को जब हमने राष्ट्रपति बनाया तो इनके साथी प्रवक्ता ने कहा दुष्ट मानसिकता की है, ये आइडिया ऑफ इंडिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा की स्टेटमेंट, हिमंता बिस्वा, इंडिया अंग्रेजों का है, इंडिया अब अंग्रेजों को हो गया। मुझे एक बात बताइए कि क्या लॉजिक है? एक सेकंड, गत 5000 वर्षों से हमारा न्यू इंडिया तो आप लोग कहते हैं, सुन लीजिए, सवाल है सर, सवाल का जवाब दे रहा हूं। हमारा देश कितना पुराना है 5000 वर्षों से? 5000 वर्ष पहले इसका नाम क्या था? क्या था अमीश जी? 5000 वर्ष पहले इसका नाम क्या था? बस खत्म हो गई बात, इंडिया बस खत्म हो गई बात। अब ये क्या है? इंडिया कांग्रेस का हो गया, भारत बीजेपी का हो गया। एक सेकंड अमीश भाई 5 सेकंड। अब हिंदुस्तान किसका होगा फिर? 5 सेकंड और ले लूं, हिंदुस्तान बीएसपी का हो जाएगा। 5 सेकंड और ले लूं, 5 सेकंड और। जहां 5 सेकंड आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। संविधान में भारत ही कहा गया है, और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, तो इंडिया को हटा रहे हैं क्या? नहीं, कोई हटा नहीं। संविधान में बोला गया इंडिया दैट इज आप देखिए, मैं सवाल पूरा जवाब दे दूं। संविधान में बोला गया इंडिया हिमंता जी का सवाल पूछ रहे हैं, मुझे जवाब देने दीजिए। इस भूभाग का असली नाम 5000 वर्षों से भारत है, तो उन्होंने वही बात कही है। क्या आपको हम भारत के साथ खड़े हैं, क्या दिक्कत है? आप विपक्ष के ट्रैप में फंस रहे हैं, आप इंडिया का विरोध कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष इंडिया की बात कर रहा है। जी कोई, अच्छा मुझे एक बात बताइए, इंडिया का विरोध कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अमीश जी देखिए, इंडिया का विरोध। अमीश जी मैं आपको एक सवाल पूछ सकता हूं? जी सवाल क्यों पूछे? मैं सवाल पूछ रहा हूं, बीजेपी इंडिया का विरोध कर रही है, लेकिन ये सवाल इंडिया का विरोध है। मैं जवाब नहीं दे सकते। बीजेपी इंडिया का विरोध कर रही है। ऐसा है संजय भाई, 5-5 मिनट बोले आपने, एक भी इंटरप्ट नहीं किया। आप मुझे 10 सेकंड में 2 बार इंटरप्ट कर, ठीक है, आपकी मैं समस्या समझ सकता हूं, पर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली और फर्जिकल कहने वाला इंडिया के साथ है, खिलाफ है? बालाकोट को चील कौवे मरने वाला इंडिया के साथ है, खिलाफ है? और जो 26/11 को कहता है ये आरएसएस की और हिंदुओं की साजिश है, वो इंडिया के साथ है, खिलाफ है? मैं भी चीख सकता हूं संजय भाई, मैंने आपका सम्मान किया, मेरे सम्मान को मेरी कमजोरी ना समझे। और अमीश जी चाहे आपको कितना लीवे दे दे, मैं आपके सामने सवाल खड़े करता रहूंगा। देखिए अमीश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इंडिया के साथ खड़े ना, एक बार बोल दीजिए 370 पर स्टैंड क्या है, इधर उधर चले गए, टमाटर पर पूछ लीजिए। मैंने आपको मुस्लिमों के बारे में क्या बोला संजय राउत, उसका जवाब नहीं है। ये जो इंडिया गठबंधन है, हिंदुस्तान लगातार वो मेरे बीच में और लंबा वक्त दे रहे हैं, और आप उनको अलाउ कर रहे हैं। ये मैं आपके सामने आपके शो पर रखा हूं। देखिए आपके कहने से कुछ नहीं होता, मुझे पता है, जनता सब देख रही है, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सामने ही बता रहा हूं, मैं पीछे नहीं बताता हूं। नहीं शहजादपुरा वाला, ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका गलत है। कितना वो लंबा बोल रहे हैं, उनको आप कह नहीं जाएंगे कितना लंबा बोलेंगे, कितना लंबा नहीं बोलेंगे, लेकिन आप अपनी बात को रखिए, आप अपनी बात को रखिए, आप अपनी बात को रखिए। और मेरा एक सवाल है, 370 पर स्टैंड पूछ लीजिए। देखिए अब 370 पर स्टैंड वो उनका जवाब देंगे, आ गया, उसका जवाब आ गया। अब आप लगातार बोल रहे हैं, ये तरीका
वो लगातार मेरे बीच में बोल रहे हैं, वो भी आपने देखा है। ऐसे मेरी डिबेट में नहीं होगा, ऑडियो डाउन करिए आप। ओके, संजय उनका भी करवाते निरुपम, उनका भी डाउन करवाया था मैंने। संजय निरुपम का वक्त है। संजय निरुपम, आपके 50 सेकंड में अपनी बात को रख लीजिए। ऐसा है। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों के इस महागठबंधन की पूरी प्रक्रिया से परेशान है, हैरान है। मैं समझ सकता हूं, उनके पूरे तंबू में घबराहट है। वो पिछले 1 महीने से परेशान हैं। जैसे ही पटना में हमारा एक सम्मेलन हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री जी भोपाल में जाते हैं और जोरदार शब्दों में भाषण देते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला एनसीपी के लोगों ने किया, 25,000 करोड़ का बैंक घोटाला किया इसमें, और ऐसे सिंचाई का घोटाला किया, पूरा लिस्ट बताई। और 2 दिन बाद उस घोटालेबाज को जेल में भेजने के बजाय राजभवन में बुला करके उप मुख्यमंत्री की शपथ दिला दिया उन्होंने। तो प्रधानमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के बारे में कितनी सख्त भूमिका रखती है और कैसी भूमिका रखती है, ये पूरे देश ने देख रखा है। और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी हमारे अपोजिशन के यूनिटी को लेकर के इसी प्रकार की उल जलूल बात करेंगे, लेकिन हमको इसमें नहीं पड़ना है। हम उठाएंगे मुद्दा महंगाई का। लेकिन आपने बोला, आप कह रहे संजय निरुपम, मैं अमीश बोल रहा हूं और आपसे सवाल है मेरा। आप लगातार एक बात को कह रहे हैं कि देखिए शहजाद पूनावाला की पार्टी ने, यानी बीजेपी ने, देखिए इन्होंने तो भ्रष्टाचार की बात करी और फिर उसी को शामिल करा लिया। लेकिन शरद राव पवार जो उस पार्टी के मुखिया हैं, वो तो आप लोगों की साइड है। तो शरद पवार भ्रष्टाचारी हैं फिर? चलिए, अजीत पवार आपने बोला भ्रष्टाचारी हैं, वो आपकी सरकार में भी डिप्टी सीएम थे, इनकी सरकार में भी डिप्टी सीएम थे। शरद पवार भ्रष्टाचारी हैं? ऐसा है जी, ऐसा बहुत सुंदर सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है आपका अमीश भाई। एनसीपी के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, मुख्य तौर पर उसके किंग पिन जो बताए गए बीजेपी की तरफ से, वो अजीत पवार बताए गए। ठीक है। देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं कि जैसे हमारी सरकार आएगी तो अजीत पवार चक्की पीसिंग एंड पीसिंग जेल में जाएंगे, और वो जेल में भेजने के बजाय फडणवीस जी उनको अपने बाजू में बैठा लेते हैं। ठीक है, जवाब। शरद पवार पर कोई आरोप ही नहीं था, बल्कि पिछले चुनाव के समय शरद पवार के ऊपर बोला गया कि ईडी जाएगी, और जैसे ही वो ईडी जाते उन्होंने कहा नहीं हमारे पास। ठीक है, जवाब लेते हैं। तो आरोपी अजीत पवार थे और उस आरोपी को उन्होंने अपने पास ले लिया। शहजाद पूनावाला ने आपको पूरी पेशेंस के साथ सुना है, अब आप भी सुनिएगा, मेरा निवेदन है। शहजाद पूनावाला, भ्रष्टाचारी जब आपके खेमे में आते हैं तो सही हो जाते हैं। ये एक कांग्रेस एक नैरेटिव को बिल्ड करने का प्रयास कर रही है। क्या आपको लगता है कि ये हैम्पर कर सकता है, या फिर क्योंकि इस पूरे कुनबे के अंदर 38 दलों के अंदर 38 टू बी प्रिसाइज, बीजेपी सबसे बड़ा दल है 303 सीटों के साथ। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए स्ट्रेस इस बात का है, अगर आम आदमी पार्टी और खासतौर पर बंगाल में जिस तरह का अलायंसेस हो जाएगा, पंजाब, दिल्ली और बंगाल? जवाब दे सकते जी। कितना मिनट बोल सकते? आप अपनी बात को रखिए 1 मिनट में, इंटरप्शन के बिना। जी। धन्यवाद आपका। आपने ये सारी बातें सुनाई। मुझे एक बात बता दीजिए कि अगर ये इतने ही करप्ट है और सारे लोग करप्शन से हमारे पास आ रहे हैं, तो लालू प्रसाद यादव तो कन्विक्टेड करप्ट है, वो कैसे नहीं आ रहे? डर से ही आ रहे ना। डीएमके के ऊपर भी करप्शन के कई चार्ज है, वो क्यों नहीं आए जी? और अजीत पवार को छोड़िए, शरद पवार को उद्धव जी ने महाभ्रष्ट कहा था, ये उनको भी पता होगा, परंतु क्योंकि इनके फैक्ट्स बड़े कमजोर है तो मैंने रिपोर्ट लाई है, ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए। किसानों की जमीनें लूटने वाला शरद पवार महाभ्रष्ट है, राइवल चैनल का, इसलिए ज्यादा मत जूम कीजिएगा। मुझे बताइए कि उनको कैसे स्वीकार लिया? फिर उद्धव जी ने कहा था ना। और दूसरी बात, उद्धव जी की शिवसेना जब होती थी बाला साहब ठाकरे की, तो उन्होंने तो कांग्रेस के विषय में क्या क्या नहीं बोलता, और बाला साहब ठाकरे को दंगाई कहकर जेल में डालने का काम किया था। उस समय शायद संजय जी तो वहां पर ही थे शिवसेना में। परंतु छोड़ दीजिए इन बातों को, मैं तो केवल इतना पूछना चाहता हूं कि आज राजनीतिक पटल में एक ही व्यक्ति है जो कन्विक्टेड करप्ट है, वो है लालू प्रसाद। इनसे पूछिए कि क्या लालू प्रसाद कन्विक्टेड करप्ट मानते हैं या नहीं मानते हैं, फिर बाकी लोगों का टेस्ट। ठीक है, मैं ये यहां पर मेरे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा है, जो कि अब टीम विपक्ष के साथ है। क्या लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड करप्ट है कि नहीं? जवाब 40 सेकंड। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा के मुताबिक तो इस देश का हर आदमी करप्ट ही है, क्योंकि वो तो भोपाल की रैली में बोल चुके लालू जी सब लोग करप्ट हैं। नरेंद्र मोदी बस इस देश में उनको लगता है कि वो एक ईमानदार हैं। मैं उस बात को वहां से उठाऊंगा अमिश जी कि किस पार्टी का नेता किसके बारे में पीछे क्या बोल चुका है वो दूर रहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर के ही स्मृति ईरानी नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या बोल चुके, शायद इनके टैब में वो होगा नहीं और हो भी नहीं सकता।
आइए उस बात पे जहां पे इन्होंने कहा कि विपक्ष गोबर है लालू इस यादव देश में। का रुक सवाल जाइए, आप डक नहीं कर अगर करेंगे तो मैं छोड़ता हूं आज नहीं, डिबेट। नहीं, मुझे नहीं सवाल- आप कम से कम आधे घंटे डिबेट करा चुके हैं, मुझे इस बात पर आने दीजिए कि विपक्ष को गोबर कहा गया, उस पर चुप रहूं मैंने कहा विपक्ष की राजनीति को गोबर, इस देश में गोबर लेपने वाले लोग, गोबर के नाम पे प्रचार करने वाले लोग, इस देश की आर्थिक नीति को गोबर नीति में बदलने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार को विपक्ष गोबर ही नजर आएगा, क्योंकि वो पूरी विविधता में एकता के साथ इस देश की आर्थिक नीतियों के पक्ष में खड़ा हुआ है, इस देश को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए खड़ा हुआ है और चुनौती देने के लिए खड़ा हुआ है। आप झुनझुना बजा के 38 पार्टी को आज छोले भटूरे खिला रहे थे होटल में, इस बात का यही परिचायक है कि कहीं ना कहीं 24 पार्टियों के वैचारिक गठबंधन अपने सभी मतभेदों को भुला करके सिर्फ एक नीति पर, इस राष्ट्र की नीति ऐसी हो कि किसानों, युवाओं, महिलाओं को न्याय मिले और बेरोजगारी दूर हो और महंगाई दूर हो, धीरेन्द्र कुमार पर एक साथ खड़े हुए हैं, तो उनको तो लगेगा कि गोबर है, क्योंकि मोदी जी ने 9 साल में गोबर फैलाने के अलावा इस देश में कुछ किया नहीं। लिंचिंग, गोबर, सिर्फ मन की बात, काम की कोई बात नहीं। 9 काम 9 वर्ष में जनता हित में किया होता ना, तो आज 38 पार्टी बिठाने की जरूरत नहीं पड़ती। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना बिल्कुल मेरे साथ है, एलजेपी के 38 पार्टी। और परिवारवाद पे रुक जाइए, चारों तरफ घिरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऑक्टोपस की तरह परिवारवाद फैला हुआ है, वो दूसरों पर सवाल उठाएगी और जनता के द्वारा जो लोग चुने गए हैं वो संविधान सम्मत 10 सेकंड लूंगा इंडिया पर जी। आज मेगास्थनीज की पुस्तिका 2300 साल पहले की है, जानकारी नहीं होगी बीजेपी के प्रवक्ताओं को। इंडिका शब्द आया, भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में इंडिया दैट शैल बी भारत, यूनियन ऑफ इंडिया। तो इंडिया और डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सबसे दर्द हो रहा है, तो रखते इसका नाम भारत। भारत और इंडिया एक दूसरे का परिचायक है जी। और पूरी इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपने जो बातें रखी, ओके। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना मेरे साथ एलजेपी रामविलास के हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मुन्ना साहब, आपकी राय, आप छोले भटूरे खाने पहुंचे हैं उधर। अनिल भाई, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं छोले भटूरे कैसे खा सकता हूं? पहले 2014 में जब मेरी पार्टी एनडीए में गई थी, उस समय भी यह डिसीजन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का रहा है। हम गठबंधन से बाहर गए, मलाई खाने के लिए किसी के साथ हाथ नहीं मिलाए, आज पुनः फिर हम एनडीए गठबंधन में ही आए। इसलिए इस आरोप से हमारी पार्टी और हमारे नेता बिल्कुल वंचित है। अब आइए, नामाकरण जो इंडिया हुआ है उस पर मैं आना चाहता हूँ। गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया, राहुल गांधी अपना नाम रखने प्रधानमंत्री, जितने लोग बैठे हुए हैं अपना मंत्री रख ले नाम, घर का नाम संसद रख ले, और यहां तक अब कर लेना, अब अमित भाई 2 मिनट, और यहां तक ऐसा रखने कि लालू जी का नाम अब वो अपना ईमानदार रख ले। देश के लोग तो जान ही रहे हैं ना, नटवर का मतलब शंकर होता है, नटवर लाल भी थे। जब कोई गलती करता है अमित जी तो मां के पास जाता है। आज मां के आंचल में भारत के जितने भी भ्रष्टाचारी नटवर लाल है, जी। वो इंडिया भारत माता के आंचल में छुप कर और अपने आप को बचाने का फैलाने वाले का नाम चिराग रखा हुआ आपके अपने यहाँ। अरे भाई, 10 सेकंड प्रेरित है। इस समय बड़ी खबर आ रही है, सीताराम येचुरी ने कहा है कि हम मिले जरूर हैं, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी का विरोध जारी रहेगा। यह इस समय की बड़ी खबर है, विपक्षी गठबंधन पर यह इस समय की सबसे बड़ी स्टोरी है। सीताराम येचुरी का बयान है और सीताराम येचुरी ने कहा है कि बंगाल में ममता का विरोध जारी रहेगा। आज ही इंडिया बने हैं ये लोग और आज ही ये बयान आ गया है। लेकिन मेरे साथ चिराग पासवान जुड़े हुए हैं। चिराग पासवान, आज आपकी अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई है, आप एनडीए में ऑफिशियली शामिल हो गए हैं। इस बातचीत का फॉर्मूला क्या निकला है, बताइए। चर्चाएं हुई कई विषयों को लेकर और यकीनन हम लोग के कुछ कंसर्न्स भी थे अमीश भाई, जिसको लेकर विस्तार में चर्चा हुई। और ऐसा नहीं है कि कल ही ये तमाम चर्चाएं हुई हैं, इससे पहले भी राउंड्स ऑफ मीटिंग केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी के साथ भी वो बैठकों का वो दौर चला। और हाँ, कल तमाम इन बातों पर जितने भी इश्यूज थे, जितने भी विषय थे या जितने भी कंसर्न्स थे, उस पर एक आम सहमति बनने के बाद एनडीए में औपचारिक तौर पर एनडीए से जुड़ने की घोषणा की गई। मेरा अगला सवाल है कि आपके चाचा जो केंद्रीय मंत्री हैं पशुपति पारस, उनके साथ आपका मनमुटाव चल रहा है हाजीपुर सीट पर को लेकर, तो खास तौर पर, यानी सिर फटौल तो अभी से है, कौन सीट छोड़ेगा?
लेकिन मुझे लगता है समय इस बात को स्पष्ट कर देगा कि कौन लड़ रहा है हाजीपुर की सीट से। बट हाँ, दोनों की अपनी अपनी दावेदारियां हैं। मैं उनकी दावेदारी को भी मैं गलत नहीं कह रहा कि भाई वो सिटिंग सांसद हैं, ठीक है, उनकी अपनी दावेदारी है। पर इतना जरूर स्पष्ट है कि आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही हाजीपुर से चुनाव लड़ेगी। मेरा अगला सवाल ब्रॉडर है। 38 दलों के एनडीए के कुनबे को आप किस तरह से देखते हैं? वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने अपना नया नाम करण कर लिया है, उसने अपना नाम इंडिया रखा है। चिराग पासवान, देखिए, दो बड़े गठबंधन आज की तारीख में तैयार हैं। अंतोगत्वा ये देश की जनता को ही 2024 में फैसला लेना है कि उनका विश्वास किस गठबंधन की ओर है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके निरंतरता में पिछले 9 साल में कई ऐसे विकास के कार्य धरातल पर उतरे जिसने यकीनन देश को आगे लेकर जाने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष हैं, जिनके पास सिर्फ एकमात्र एजेंडा एक व्यक्ति को हराना, एक व्यक्ति को उसके पद से हटाने को लेकर है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जनता के लिए ये फैसला लेना ज्यादा कठिन नहीं होगा, जहां एक तरफ विकास का एक एजेंडा है और वहीं दूसरी तरफ सिर्फ एक व्यक्ति को हटाने का एजेंडा है। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि उनके पास कोई ऐसा एजेंडा हो जो कैसे देश को आगे लेकर जाया जा सके, या बेरोजगारी को कैसे समाप्त किया जा सके, महंगाई पे कैसे अंकुश लगाया जा सके। इसको लेकर अभी तक उनकी तरफ से कोई भी नीति ऐसी सामने आई नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि देश की जनता के लिए ज्यादा कठिन होगा फैसला लेना कि यूपीए के साथ जाएं कि एनडीए के साथ जाएं। नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ महागठबंधन बनाया है, इंडिया उसका नाम दिया है, आप कैसे देखते हैं? सिमटाने के लिए आपको कार्य करना जरूरी है। मेरे मुख्यमंत्री को बिहार की जनता ने 2020 में ही नकार दिया था। आज जब वो देश का नेतृत्व करने की सोच रखते हैं तो मेरी समझ के परे है कि उनके पास क्या विजन है, या कौन सी ऐसी सोच है, या कौन सा ऐसा मॉडल है जो उन्होंने बिहार में कार्य किए हो जिसको वो देश की जनता के सामने लेकर जाए। एक अपराध का मॉडल छोड़ दें या भ्रष्टाचार का मॉडल छोड़ दें, उसके अलावा तो मेरे मुख्यमंत्री के पास कोई ऐसा विजन है नहीं जो वो देश की जनता के सामने वो लेके जाए। बट बहरहाल अंतोगत्वा जब आप पब्लिक डोमेन में होते हैं, हर पार्टी, हर दल, हर गठबंधन शुक्रिया चिराग पासवान। अपना कार्य हमारे साथ अनुप्रिया पटेल जुड़ रही हैं। विपक्ष का कहना है कि पटना और बेंगलुरु की बैठक की सफलता के बाद एनडीए की बैठक जल्दबाजी में हुई है और मजबूरन हुई है। अनुप्रिया पटेल, अपना देखिए, ऐसा है, एनडीए की बैठक नियमित रूप से हमेशा से होती आई है। हम सभी अपने नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपने अपने दलों से जुड़े हुए, राज्यों से जुड़े हुए विषयों को रखते आए हैं। रही बात भयभीत होने की, तो एनडीए को भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। 9 वर्षों में हमारी सरकार ने गरीब कल्याण की योजनाओं को जिस तरीके से धरातल पे उतारा है, देश में ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, और आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिस तरीके से भारत का मान सम्मान बढ़ा है, भारत की एक छवि में इजाफा हुआ है, उसको देखते हुए एनडीए गठबंधन को भयभीत होने का विषय नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पिछले कई चुनाव से जिन दलों को देश और प्रदेश की जनता ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है, उनके लिए भयभीत होने का और डरने का विषय तो जरूर है। जी, मेरा अगला सवाल है। अखिलेश यादव ने दावा किया है, जो सपा सुप्रीमो है, कि कर्नाटक की धरती से एक नया इतिहास रचा जाएगा। आप इसे चैलेंज मानती हैं अनुप्रिया जी? समाजवादी पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश के पिछले 4 चुनाव में आप उनका इतिहास उठाकर देख लीजिए, उन्होंने कितना इतिहास रचा है और क्या कमाल किया है उनकी पार्टी ने। कई किस्म के प्रयोग किए, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, उसके बाद छोटे छोटे दलों का भी एक अलायंस बनाया, लेकिन किसी भी चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने उनके गठबंधन को नहीं स्वीकारा। ठीक है, शुक्रिया आपका अनुप्रिया पटेल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज खास दिन पर जुड़ने के लिए। मैं सीधा रुख कर लेता हूं संजय निरुपम का। आपने चिराग पासवान को सुना, अनुप्रिया पटेल को सुना, दोनों एनडीए के घटक दल हैं, और आपने सीताराम येचुरी की बात को भी सुना। वो कह रहे हैं कि ममता से लड़ाई जारी रहेगी, तो फिर काहे का गठबंधन संजय भाई? ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ कुछ सीटों पे गठबंधन हो भी सकता है, कुछ सीटों के ऊपर मतभेद भी हो सकता है। तो जब इतनी 26 पार्टियां, अलग अलग विचारधारा की पार्टियां जब मिलेंगी, तो एकदम इनिशियली
इस तरह के कुछ रिएक्शंस आएंगे। लेकिन आप चिंता मत करिए, राजनीति तमाम असंभावनाओं को संभावनाओं में बदलने का एक खेल होता है, एक कला होती है। तो इस कला के हिसाब से जो हमारे आपस के मतभेदों को हम दूर कर लेंगे। चाहे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ जो हमारे मतभेद है उनको भी दूर किया जाएगा। जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग रीजनल पार्टियां या नेशनल पार्टियां एक यूनिट काम कर रही हैं, उनके बीच एक स्टेट वाइज मॉडल बना करके कैसे सीट शेयरिंग नेगोशिएशंस हो और कैसे हम सभी पार्टियों के लोग मिलकर के बीजेपी के खिलाफ एक कॉमन कैंडिडेट उतारें, ऐसा हम अपना प्रयास करेंगे। इसमें कामयाबी मिलेगी। लगभग 400 से 450 सीटों के ऊपर हमारा प्रयास होगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सिंगल कैंडिडेट हो, कॉमन कैंडिडेट हो। और जब 400-450 सीटों पे कॉमन कैंडिडेट होगा तो आप देख लीजिए नेशनल एवरेज क्या है। एक मिनट समझा देता हूं। नेशनल एवरेज है 35 से 40% के आसपास बीजेपी का वोट है। कुछ सीटों पे लगभग 150 से 200 सीटों पे 50% से ज्यादा वोट है बीजेपी के पास। तो उन सीटों पर भी हम जब एक साथ कॉमन तरीके से लड़ेंगे, एक कंसेंसस के साथ लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को रोकने में हमको कामयाबी मिलेगी। हम महंगाई के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे, जनतंत्र के मुद्दे पे, संविधान के मुद्दे पे और बेरोजगारी के मुद्दे पे, किसान के मुद्दे पे, युवाओं के मुद्दे पर और महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर इस देश में चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे। ठीक है, धीरेन्द्र कुमार जी आपका जवाब। देखिए, ये लोग क्या बोलेंगे, भ्रष्टाचार के गंगोत्री, यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई है। देश को आज जिस तरह से रसातल में ले जाने का काम पिछले 50 सालों से 60 सालों से लगातार करते आ रहे हैं। 2 सरकारें इनकी गई है भ्रष्टाचार के मामले में। 10 साल से जनता इनको किनारे रिजेक्ट करके रखे हुई है। आज ये नए तरीके से रिपैकेजिंग करके परोसने का काम कर रहे हैं। जनता देख रही है। और यहाँ पे एकत्र होने से लालू प्रसाद जी, अमित भाई बोले थे सदन में, उन्होंने कहा था कि दुनिया में आए हैं तो कुछ काम कीजिए, आज जनता के पैसा से जलपान कीजिए। आज बेंगलोर में वही तो हो रहा है। ठीक है, जनता में आके और जनता के पैसा से कुछ काम तो देश में नहीं किया, लेकिन जनता के पैसा का जलपान कर रहे हैं और सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। जवाब सत्यप्रकाश मिश्रा, आप लोग सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं। इंडिया नाम आने सिर्फ फटावल तो अभी देखने को मिल रहा है थोड़ा नहीं। 16 पार्टी के बाद 24 पार्टी का जब बना ना, बैठक हुई बेंगलोर में, तो मोदी जी अचानक हड़बड़ाए और प्रवक्ता की भांति मीडिया के सामने नजर आए। फिर ऐसी पार्टियों से हाथ मिलाए जिनका जमीन भी नहीं है, ना कोई नेता है, और वैसी भी पार्टियां हैं जो रजिस्टर्ड भी है कि नहीं चुनाव आयोग के पास, ये भी देखना पड़ेगा। अरे तो इससे ये फिर ये गलत बात, ये गलत बात। आपको बीच में बोला था मैं, आपने बीच में बोला था पटर करने की आदत बंद करिए। अच्छा, धीरेन्द्र कुमार जी, धीरेन्द्र जी 30 सेकंड उनको बुझता हुआ चिराग हैं आप, तो उसको बुझाइए, लेकिन बीच में मत बोलिए। देखिए, इस बात को समझिए, विपक्ष की एकता से घबराकर जो 9 साल में एनडीए कहीं इस देश में नहीं दिखती थी, उसका कोई कन्वेनर नहीं था आज तक। आखिरी कन्वेनर हुए प्रकाश सिंह बादल जी थे, उसके पहले जॉर्ज साहब थे, शरद यादव थे, लेकिन आज तक कोई एनडीए का कन्वेनर नहीं दिखा, कोई बैठक नहीं दिखी, अकेला सब पर भारी दिखा। तो वैसा व्यक्ति आज 38 पार्टी जो नाम की पार्टियां हैं उनके साथ खड़े तो नजर आए। ये इंडिया जो आज बना है, यही बेहतर इंडिया बनाएगा और यही भविष्य की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी शहजाद पूनावाला, योर रिस्पॉन्स टू दिस। क्या आपको लगता है जो बात संजय निरुपम कह रहे हैं या फिर बात दो सत्यप्रकाश मिश्रा कह रहे हैं, उस बात में दम है? अभी एक व्यक्ति ने वक्तव्य दिया कि कलाकारी करके सीट मैनेज कर लेंगे बंगाल के विषय में। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है नो डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल, उनके कार्यकर्ता के मारे जाने पर। ये कौन सी कलाकारी करके वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित है ये बोल देंगे, या ये झूठी बात थी बंगाल के विषय में, या लोकतंत्र को कुचलने वालों के साथ अब लोकतंत्र बचाने की बात होगी? दूसरी बात, मेरे भाई ने अभी बोला एनडीए का कन्वीनर कौन है, यूपीए का कन्वीनर कौन था? चेयरपर्सन सोनिया जी थी। यूपीए का कन्वीनर कौन था ये भी जवाब दे दे। और आज तो यूपीए को गार्ड के 6 फीट नीचे दफना दिया गया है। यूपीए तो खत्म हो गई भाई साहब। अब जो भी है, इंडिया है, पीडीए है, तो यूपीए का तो अंतिम संस्कार चल रहा है। ठीक है, वक्त है एक अंतराल का। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। सीएनबीसी आवाज में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी टक्कर जारी है व्यूअर्स। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का ये एडिशन। अब बात करते हैं सियासत में अजीबोगरीब इत्तेफाक की। कर्नाटक में आज विपक्ष के 26 दलों की बैठक हुई और यह बैठक तो होनी ही थी, यह इत्तेफाक नहीं है।
लेकिन इस बैठक में आम आदमी पार्टी शामिल हुई। यह इत्तेफाक से कम नहीं है, क्योंकि अध्यादेश के मुद्दे पर पहले कांग्रेस अरविंद केजरीवाल का साथ देने को तैयार नहीं थी, लेकिन बैठक से ठीक पहले कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के सामने सरेंडर कर दिया और अपना स्टैंड बदलकर दिल्ली सरकार का साथ देने पर हामी भर दी। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस जब खुद के मुकाबले क्षेत्रीय दलों को अहमियत देती है, तब उसका पत्ता उस राज्य से साफ हो जाता है। अब मैं आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूं। वो साल था 2013। दिल्ली में कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को समर्थन देकर उनकी सरकार बनवाई और उसके बाद से कांग्रेस की दिल्ली में दुर्दशा हो गई। 2015 और 2020 के चुनाव में कांग्रेस दिल्ली में अपना खाता नहीं खोल पाई और अब इससे थोड़ा और पीछे चलते हैं। कांग्रेस ने 1991 में उत्तर प्रदेश में जनता दल का समर्थन दिया व्यूअर्स, और मुलायम सिंह यादव पहली बार सूबे के मुख्यमंत्री बने। वो कांग्रेस का ही समर्थन था, लेकिन इसके बाद इतिहास में कांग्रेस का फिर कभी उत्तर प्रदेश में आना नहीं हुआ, यानी सत्ता में कांग्रेस नहीं आई। बिहार में एक वो दौर था जब कांग्रेस का एक छत्र राज था, लेकिन 1990 के बाद कांग्रेस के पतन की कहानी शुरू होती है और अब बिहार में कांग्रेस की हैसियत शायद निर्दलियों से भी बुरी है। आज इत्तेफाकों की बात हो रही है तो एक इत्तेफाक ये भी है कि ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग हुई तो उन्होंने बंगाल में लेफ्ट को तो उखाड़ फेंका, साथ ही कांग्रेस का भविष्य भी अंधकार में ढकेल दिया। महाराष्ट्र में शरद राव पवार ने कांग्रेस छोड़ी तो एनसीपी का उदय हुआ और कांग्रेस आज वहां तीसरे नंबर की पार्टी है। तो क्या कांग्रेस ने पूर्ण रूप से सरेंडर का मन बना लिया है? क्योंकि आज कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के प्रेशर में झुक गई। कल ममता बनर्जी उनसे बंगाल में चुनाव न लड़ने की बात कह सकती हैं। गठबंधन का हवाला देखकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उनसे कोई कुर्बानी मांग सकती है। ऐसे में नीतीश कुमार और लालू यादव क्या बिहार में अपना वोट कांग्रेस से बांटना चाहेंगे? पंजाब में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग करेंगे? वैसे सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, इसलिए अगला इत्तेफाक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ा है, जिन्होंने भ्रष्टाचार के आंदोलन से शुरुआत तो की। वो कहते थे कभी सियासत में नहीं आऊंगा, लेकिन वो आ गए। केजरीवाल लालू प्रसाद यादव, डीके शिव कुमार, शरद राव पवार, स्वर्गीय शीला दीक्षित को भ्रष्टाचारी नेताओं की कैटेगरी में खड़ा करते थे, लेकिन आज देखिए कैसे हाथ मिलाए जा रहे हैं, फोटो खिंचवाए जा रहे हैं और वादे और कस्में खाई जा रही हैं। संविधान और लोकतंत्र को बचाने की कस्में खाकर ये सब आज एक हो गए हैं। इसलिए आज अरविंद केजरीवाल की वो बातें एक बार फिर सुननी बेहद जरूरी है, जब वो इन नेताओं को पानी पी पी कर कोसते थे। कर्नाटका के लोग तंग आ गए, उन्होंने बीजेपी को हरा दिया, कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस ने कहा कि हम भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवाएंगे, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी थी कि अब उन्होंने डीके शिव कुमार को अपना मंत्री बना लिया है। डीके शिव कुमार के ऊपर लैंड डिनोटिफिकेशन का स्कैम का केस है। जिस संसद के अंदर लालू, कलमाडी, मुलायम सिंह जी, ए राजा जैसे लोग बैठे हैं, क्या आपको लगता है ऐसी संसद कभी भी हमारे देश के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाएगी? हम चुनौती देते हैं शीला दीक्षित को, हिम्मत है अगर तुम एक नंबर के पैसे से चुनाव लड़ रही हो तो तुम भी डालो एक एक पैसे का हिसाब उसके वेबसाइट के ऊपर। और अब बात इत्तेफाकों की हो रही है तो एक इत्तेफाक ये भी है कि यूपीए ने आज अपना नाम बदलकर इंडिया रख लिया है और प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के इस ऐलान के कई घंटे पहले ही कह दिया था कि लेबल बदला है लेकिन माल पुराना है। सवाल यह है कि क्या नया नाम बदल लेने से जनता के बीच छवि बदल जाएगी? फिलहाल सीएनबीसी आवाज के आज के टक्कर के एडिशन में इतना ही। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। नमस्कार।